हाय, अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्रिटेन, फ्रांस, नीदरलैंड और अमेरिका में क्या कॉमन है, तो जवाब होगा ये सारे देश दूर समुद्र पार अपनी ओवरसीज टेरिटरीज को ओन करते हैं। इन सब का अपना अलग नेशनलिटी होते हैं, अलग लेजिस्लेचर होते हैं, इवन कुछ के तो अलग पासपोर्ट और करेंसी भी होते हैं। ये टेरिटरीज एक तरह से अलग देश की तरह फंक्शन करती है, बस फर्क इतना है कि इनके पास कोई सोवरेनिटी नहीं होती। अब ये सब दिखने में ना बहुत कूल लगता है, इन्फ्लुएंशियल लगता है, एकदम ग्लोबल बॉस जैसा। तो इनको देखकर मेरे दिमाग में ये ख्याल आ रहा था कुछ दिनों से कि काश हमारे भारत का भी कोई ओवरसीज टेरिटरी होता, भारत से हजारों किलोमीटर दूर कोई जगह होता जो होता तो एक अलग देश, अपना पार्लियामेंट, अपना करेंसी, अपना पासपोर्ट, लेकिन उसकी संप्रभुता हमारे पास होती। काश हम 19वीं सेंचुरी में ही आजाद हो गए होते तो शायद हम भी ऐसा कर पाते। फिलहाल हम तो नहीं हुए आजाद 19वीं सेंचुरी में, तो मेरे दिमाग में एक और ख्याल आया। हमारी दो टेरिटरीज अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप तो भारत से हजारों किलोमीटर दूर है समुद्र के पार, तो क्या इन दोनों को कंस्टिट्यूएंट कंट्रीज डिक्लेयर करके ब्रिटेन और नीदरलैंड के स्टाइल में रूल नहीं किया जा सकता था? सोचो कितना कूल लगता। 3 अलग अलग देश, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप और भारत, ये सारे आते रिपब्लिक ऑफ इंडिया के अंदर। तो इसका जवाब है ऐसा नहीं किया जा सकता। सबसे पहली बात, ये ओवरसीज टेरिटरीज, डिपेंडेंसीज या कॉन्स्टिट्यूएंट कंट्रीज जो होते हैं, ये सब एक तरह से साम्राज्यवाद की ही निशानी है। आप बताओ, फ्रांस, नीदरलैंड ये तो यूरोपियन देश है, तो उसके टेरिटरी कैरिबियन में क्या कर रहा है 8000 किलोमीटर दूर। इसका मतलब उन्होंने इन जगहों को कभी कॉलोनाइज किया था, रूल करता था यहाँ, बड़ा कोई प्रोटेस्ट हुआ नहीं, इसीलिए वो लोग इनको अभी भी अपने पास रख पाए हैं। यूरोप के साथ साथ कुछ पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज के भी यही हालत है। हवाई आज भले ही अमेरिका का एक स्टेट हो, लेकिन उसका इतिहास भी कुछ इनके जैसा ही था। अमेरिका ने अपने इंपेरियलिस्टिक अप्रोच से फ्रॉड करके इन सभी जगहों को अपने साथ जोड़े हैं। सेम विथ टोकेलेव एंड न्यू, एडमिनिस्ट्रेशन में सुविधा के लिए इनको न्यूजीलैंड के साथ जोड़ा गया था, पर है तो ये भी इंपेरियलिज्म ही। भारत ने ऐसा कुछ नहीं किया अंडमान और लक्षद्वीप के साथ। राजेंद्र चोल ने जरूर एक बार लक्षद्वीप पर अधिकार किया था और निकोबार को श्रीविजय से लड़ने के लिए एक स्ट्रेटेजिक बेस के रूप में यूज किया था। इवन निकोबार नाम भी आया है तमिल से, लेकिन इंडिया की तरफ से कोई इंपीरियलिज्म हमें यहाँ देखने को नहीं मिलता। ये सारी जगह तो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था, तो ब्रिटिश इंडिया को ही काट के ओवरसीज टेरिटरी बनाना कोई सेंस नहीं बनता। और एक बात, यूजुअली ओवरसीज टेरिटरीज के एथनिसिटी और नेशनलिटी अलग होती है पेरेंट कंट्रीज से। अमेरिका, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, इन सब का एग्जाम्पल देख लो आप। इवन यूनाइटेड किंगडम के क्राउन डिपेंडेंसीज को भी देख लो आप, सबका एथनिसिटी पेरेंट कंट्रीज से डिफरेंट होता है। अंडमान और लक्षद्वीप की बात करें तो यहाँ रहने वाले लोग तो अपने ही हैं। ऐसा नहीं है कि कॉलोनियल टाइम से उधर बार्मीज, मालय सेटलर्स रह रहे हैं कि उनको हम सेग्रीगेट करके रखे लाइक क्रिसमस आइलैंड। तो ऐसा आइडिया प्रैक्टिकली नॉनसेंस लगता है। तो ये थी आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ इस द्वीप समूह का नाम 2 जगहों से बना है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। निकोबार वाले पार्ट में एक अलग तरह के लोग रहते हैं जिनका पॉपुलेशन शेयर अभी 2/3 है। 1961 के सेंसस में ये 95% था। तो रेस्ट ऑफ इंडिया से ये डिफरेंट तो है, साथ में एक इंपीरियलिज्म का एंगल भी दिखता है। ऐसे में निकोबार को एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट कंट्री बनाया जा सकता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया के अंदर। सोचो ये कितना कूल लगेगा दिखने में। अभी तक जो बातें मैंने आपको बताई नहीं, वही आपको बताता हूँ। बात दरअसल ऐसा है, ये ओवरसीज टेरिटरी का कंसेप्ट फैंसी तो जरूर है, लेकिन केवल उनके लिए, हमारे लिए नहीं। हमारे लिए ये सरदर्द है, सरदर्द। जम्मू एंड कश्मीर को कुछ ऐसा ही पावर दिया गया था एक समय। अलग झंडा, अलग प्राइम मिनिस्टर, अलग सेटलमेंट लॉ, अलग संविधान, सब था इसका। नाम भले ही कॉन्स्टिट्यूएंट कंट्री नहीं था, लेकिन कम भी नहीं था उससे, जिसको हटाने के लिए गवर्नमेंट को इतने पापड़ बेलने पड़े। उसी को अगर निकोबार के लिए दोबारा लागू कर दिया गया तो ये तो पूरा उड़ता तीर जी पे लेने जैसा होगा। उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।